Hey everyone, welcome back to the channel. I am सृष्टि जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक साइंस के चैप्टर नंबर 2 के स्नैपशॉट्स और सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो be sure to give it a like, share with your friends ताकि वो ये वीडियो देख सकें। सब्सक्राइब माय चैनल, click on the bell icon next to it so you get notified whenever I upload a video. एंड मेरे सारे सोशल मीडिया विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। और अगर आपने पहले 3 पार्ट इस चैप्टर के नहीं देखे जिसमें आपको मैंने ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा के एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ समझाया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो बी श्योर यू गो अहेड एंड चेक इट आउट सो दैट इन फर्दर डू लेट्स मूव ऑन स्ट्रेट टू द वीडियो। तो चलिए स्नैपशॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स डू स्नैपशॉट्स गाइस। तो पहला पॉइंट हमारा है Microorganisms are small-sized organisms and are not visible to the unaided eyes. जितनी बार भी चैप्टर में ये वाला वर्ड आया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको हर बार बताया कि माइक्रो मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म जो भी चीज जीवित है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसी जीवित चीजें होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, तो इसका मतलब हम उनको अपनी नेकेड आईज अननीडेड आईज से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें चाहिए होते हैं स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और टूल, जैसे हो गया माइक्रोस्कोप, होल्स्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इनको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं जिनकी वजह से हम इनको देख पाते हैं। तो आप समझ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं और हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। सेकंड पॉइंट है दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स एंड इवन इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसी जीवित चीजें हैं जो हर जगह मिलती हैं। वो कुछ ऐसे ऐसी जगहों पर भी मिलते हैं जहाँ पे कोई और चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे बहुत ही ज्यादा गर्म पानी हॉट स्प्रिंग्स के अंदर ये मिलती हैं, कोल्ड प्लेसेस में ये मिलती हैं, सॉल्टी वाटर में ये मिलती हैं, फ्रेश वाटर में ये मिलते हैं। हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। हमारी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारी नील्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारी गट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिलेंगे और प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी ये मिलेंगे। एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन भी आते हैं, तो आप समझ जाना। थर्ड पॉइंट, they are either unicellular or multicellular. Bacteria and protozoans are unicellular. Fungi can be unicellular or multicellular, while plants and animals are multicellular. जो जितनी बार भी अगेन ये वाला वर्ड आया मैंने आपको बताया, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब जो चीज सेल से बनी है, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो मल्टीसेलुलर। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर। जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोन है वो है यूनिसेलुलर, मतलब वो दोनों एक 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 सेल से बने हैं। फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर। फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से भी बनी हो सकती है और ऑल्सो वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, वो बहुत सारे सेलों से भी बनी हो सकती है। while plant and animal without any exception all plants and animals are always multicellular. प्लांट्स और एनिमल्स आपको कभी भी यूनिसेलुलर नहीं मिलेंगे। सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट एक्सेप्शन मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इस चैप्टर में देखा कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, सारी चीजें जो है वो शुरू एक ही सेल से होती हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर वो सेल रैपिडली डिवाइड करके हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बना देता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमंस। बट जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल जो होता है वो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग सारी कर रहा होता है, चाहे वो चलना हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सब कुछ वही एक सेल कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सब जो हैं सेल से बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सब सेल से बने हैं। मैंने अभी आपको बता दिया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, a cell contain various components which help the organism perform their function and survive. सेल के अंदर कितने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था। Cell membrane, cytoplasm, nucleus, mitochondria, vacuole, and we have also studied about cell wall and क्लोरोप्लास्ट। हमने कितने सारे कंपोनेंट्स पढ़े इस चैप्टर में जिनका सबका अलग अलग फंक्शन है। और मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग है, सारी की सारी फंक्शनिंग वो सेल कर रहा होता है। डिजीज के खिलाफ लड़ना भी हमारे सेल का काम होता है। हमारी जो बॉडी में ब्लड है वो भी सेल से बन रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ है सब सेल से ही हो रहा है, सारी फंक्शनिंग। इसलिए जो सेल होते हैं उनके अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग काम है जो बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, और वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग करेंगे तभी तो हम सर्वाइव करेंगे, इसलिए वो सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ टिपिकल सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल सेल के पास होती है सेल वॉल। अराउंड द सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस।
सेल मेम्ब्रेन के पास, बैक्टीरिया के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप देख के नहीं बता सकते हो कि यही न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड नहीं होता है वो न्यूक्लियस। तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ सेल को ढंग से। एक सेल है, उस सेल के पास एक पोरस कवरिंग होती है। पोरस का मतलब छेद वाली कवरिंग होती है, छेद इसीलिए ताकि उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर आ सके और जो भी वेस्ट है वो सेल से बाहर जा सके। जैसे हमारे घर में छन्नी होती है ना चाय पत्ती, उसमें से चाय तो फिल्टर होकर कप में चली जाती है, बट जो हमें नहीं चाहिए होते हैं पार्टिकल्स चाय के, वो छन्नी के अंदर रह जाते हैं। इसीलिए पोरस, अगर वो पोरस ना हो तो चाय इसके पास आर पार ना जा सके ना। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी पोरस होती है, ताकि जो सब्सटेंस हमें इंपॉर्टेंट है हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए वो अंदर आ जाए और जो भी वेस्ट है सेल का वो सेल्स के बाहर निकल जाए। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिल होता है फ्लूइड। जो फ्लूइड के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस ही एक तरीके से हम कह सकते हैं सेल का ब्रेन होता है, सेल की फंक्शनिंग बता रहा होता है न्यूक्लियस की कैसे कैसे करनी है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताती हूँ, हमारा डीएनए और आरएनए जो होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पैक्ड होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी के एक सेल के अंदर 2.2 मीटर ऑफ डीएनए होता है और न्यूक्लियस खुद इतना छोटा है कि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 300 टू 400 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। आपको याद आना चाहिए ना, रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम न्यूक्लियस को देखते हैं, तो आप सोचो न्यूक्लियस कितना ही छोटा है, खुद ही कितना छोटा है, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर ऑफ डीएनए पैक्ड होता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो हमारी सेल का एक तरीके से ब्रेन है, वो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया, साइटोप्लाज्म के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल की फंक्शनिंग और सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने ये तो हमेशा ही सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पर ऐसा क्यों कहते हैं आखिर कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी सिंथेसाइज होती है। एनर्जी को हम बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं एटीपी, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब जो एटीपी सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट, हाँ हमने प्लांट और एनिमल सेल के अंदर तो यही पढ़ा था ना आई थिंक। देन हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट बैक्टीरिया और फंगल जो सेल होते हैं स्पेशली सिर्फ यही है, इन्हीं के पास ही सेल वॉल होती है। बाकी एनिमल सेल के अंदर विदाउट एन एक्सेप्शन कभी भी आपको सेल वॉल नहीं दिखाई देगी। जैसे ही आपको सेल वॉल दिखाई दे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये तो ये चाहे तो ये प्लांट सेल होगा, चाहे फंगल सेल होगा, चाहे बैक्टीरियल सेल होगा। ये एनिमल सेल तो कभी भी नहीं हो सकता, विदाउट एन एक्सेप्शन कभी भी नहीं होगा। एनिमल किसी भी एनिमल सेल के पास प्लांट सेल वॉल नहीं होगी। अब सेल वॉल का फंक्शन ये होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और आपने देखा होगा हमने अनियन सेल्स देखे थे और चीक सेल्स देखे थे। जो चीक सेल होते हैं वो एनिमल के हैं ऑब्वियसली, प्लांट के पास तो चीक नहीं है ना। तो जो एनिमल सेल हैं उसको आपने देखा तो थोड़ा लूज होते हैं, उनके मतलब एकदम चिपके चिपके नहीं होते वो उनके बीच में से, और वो एक पैटर्न में रेंज नहीं होते। जैसे हमने उसका देखा था प्लांट सेल का, हमने अनियन पील का देखा था ना। अनियन पील जो थे वो ब्रिक्स वॉल में जैसे ब्रिक्स लगी होती है वैसे वो एक दूसरे में चिपके हुए थे। वो सेल वॉल की वजह से एक दूसरे के साथ रिजिड स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा था जो सेल हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आप समझिए इसलिए वो इसीलिए इतना साथ में चिपके थे, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थी क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी और सेल वॉल की वजह से वो साथ में चिपके हुए थे। और हमने एक और चीज देखी कि प्लांट सेल के अंदर स्पेशल एक चीज होती है जो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होती हैं, बहुत सारी पिगमेंट होती हैं जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो होती है वो होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है जिस चीज के अंदर आ गई वो फोटोसिंथेटिक हो गया, वो अपना खाना खुद बना पाएगा, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब उसको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम सारे एनिमल्स हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट में क्योंकि हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। विदाउट एनी एक्सेप्शन अगेन एनिमल किंगडम में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज अगर क्लोरोप्लास्ट आ गया क्लोरोफिल आ गई तो हम ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। और एनिमल्स कभी भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, हम हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने लिए। हम प्लांट्स और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूस वो करेंगे खाना, और हम उन पे डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। देन प्लांट सेल के अंदर एक बहुत ही ह्यूज वैक्यूल होता है। आपने देखा था मेजॉरिटी ऑफ द सेल की जो स्पेस होती है वो वैक्यूल ले रहा था। वैक्यूल के अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए, इसीलिए सेल जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर बड़ा वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर जब होगा तो वो छोटे साइज का होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है
इज वैक्यूल ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नेवर इन एनिमल सेल? तो आप इसको करोगे फॉल्स, बिकॉज हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि यस, वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट व्हेन इट इज ऑफ अ स्मॉल साइज, वो छोटा होता है प्लांट वैक्यूल्स। समझ गए? मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल में समझाया बिकॉज सेल बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए, और आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आया तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स आप लिख के, जैसे क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सब लिख के आप उनकी फंक्शनिंग एक्सप्लेन करो ताकि आपको खुद समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, सेल डिफर इन शेप एंड साइजेस एंड देयर शेप इज रिलेटेड टू द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम। अब सेल कह रहे हैं सेल डिफरेंट शेप और साइजेस करते हैं। हाँ, हमने देखा, क्योंकि न्यूरॉन सेल लंबा था, मसल सेल जो था वो स्पिंडल शेप का था, चीक सेल जो था वो अलग शेप का था, और उनकी साइज भी अलग थी। पर ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि जो सेल की शेप और साइज अलग होते हैं वो डिपेंड करते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको ये बताती हूँ, ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मसल सेल था वो स्पिंडल शेप का था, मतलब स्पिंडल ऐसे ऐसे इस शेप का था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम कर रहा होता है, इसलिए उसकी ये वाली शेप होती है, स्पिंडल शेप। और जो न्यूरॉन हमने देखा था ना कि लंबा होता है इधर ऐसे करके, इसके पीछे में टेल होती है, नर्व एंडिंग बोलते हैं हम उसको, नर्व एंडिंग होती है न्यूरॉन के पास, और वो लंबा होता है। न्यूरॉन लंबा इसलिए होता है क्योंकि वो केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। वो एक न्यूरॉन हेड टू टेल जुड़े होते हैं आपस में, और वो केमिकल सिग्नल लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। हमारी जो ब्रेन जो फंक्शनिंग कर रहा है वो न्यूरॉन की हेल्प से ही कर रहा होता है। तभी आपने नोट किया है कि आप किसी गर्म चीज से हाथ रखो तो जैसे ही आपका हाथ जल रहा हो तो तुरंत पीछे कर लेते हो। पर आपकी बॉडी को आखिर पता कैसे लगा? वो आप खुद तो नहीं कर रहे ना, वो एक रिफ्लेक्स है, आप खुद नहीं कर पा रहे हो, वो अपने आप ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आप गए, आप डेंजर में पहुंचे, आपकी बॉडी को पता लगा आप डेंजरस सिचुएशन में हो, आपका हाथ जल रहा है, ये आपके लिए हार्मफुल है, वैसे ही वहां से केमिकल रिलीज होने लग जाएंगे। वो केमिकल नर्व एंडिंग, जो न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, वो उनको डिटेक्ट करेंगे, उस केमिकल को लेंगे, और धीरे धीरे करके हेड टू टेल जुड़े होंगे न्यूरॉन दिमाग तक, वो धीरे धीरे वो केमिकल लेके हमारे दिमाग तक पहुंचेंगे, दिमाग हमारा हाथ पीछे कर लेगा। इसीलिए जब हम जलने लगते हैं तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। किस लिए हुआ? क्योंकि न्यूरॉन थे। इसीलिए आप समझे कि शेप और साइज अलग होता है क्योंकि उनका फंक्शन अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, हमने बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ पढ़े, और वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं पर वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, viruses are also small in size, but they are different from other microorganisms since they reproduce only inside a host cell. अब मैंने आपको ये भी बताया था डिटेल में कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। आज तक साइंटिस्ट ये नहीं कह पाए हैं कि वायरस लिविंग है या वायरस नॉन लिविंग है। इसीलिए क्योंकि जब वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है तब वो कोई भी बॉडी फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर रहा होता, उसकी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी नहीं चल रहे होते हैं, जो डिफाइनिंग फीचर है। जो खाते हैं हम, जो वायरस होता है वो जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर है तब तक वो कम्प्लीटली डेड है, उसके अंदर कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो रही है। पर जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर किया वैसे ही वो अलाइव हो जाता है, उसके अंदर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने शुरू हो जाते हैं, क्विकली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। और मैंने आपको बताया था प्लांट बैक्टीरिया और वायरस, प्लांट बैक्टीरिया और ह्यूमन, सबके अलग अलग वायरस होते हैं। हाँ, जो वायरस स्पेसिफिक है कि वो काउस पे ही अटैक करेगा, वो सिर्फ काउस पे ही अटैक करेगा। जो स्पेसिफिक है हमारे टमाटर के पेड़ पे ही अटैक करेगा, वो सिर्फ टमाटर के पेड़ को इन्फेक्ट करेगा। और जो बैक्टीरिया के लिए बने हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। इसीलिए वायरस स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वायरस हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा कितने तरीके से हमारे को हेल्प कर रहे होते हैं। वो हमारे मेन्योर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हमारे ब्रेड्स एंड केक्स बनाने में ईस्ट हेल्प करती है। और क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि लैक्टोबैसिलस दही बनाने में हेल्प करता है। और जो ईस्ट होती है वो एक्चुअली अल्कोहल प्रोडक्शन भी करती है। जो हमारे अल्कोहल मिल रहे होते हैं ये भी ईस्ट से ही बनते हैं। और हमने राइजोबियम देखा था कैसे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और पर ये भी है कि जो मैंने अभी बताया था आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत होते हैं हार्मफुल भी, जिसमें से हमने देखा वायरस, वायरस कितनी डेडली डिजीजेस भी कॉज करता है जो क्योरेबल ही नहीं है, वो फेटल होती हैं। जैसे HIV, जब एड्स बन जाता है तो वो फेटल होता है, उसको कुछ नहीं हम कर सकते, इससे हम नहीं बच सकते। हेपेटाइटिस B, जिसका कोई क्योर नहीं है, ये भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो हो रहे हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। ऐसे नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी बीमारी हो रही है वो सारी जानलेवा भी है। कॉमन कोल्ड भी होता है, जुकाम, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है, वायरस से होता है, राइनो वायरस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, some microorganisms decompose plant and animal waste into simple substances and clean up the environment। की manure formation की बात हो रही है। हमने देखा कैसे छिलके
और एनिमल वेस्ट, एनिमल्स जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड ह्यूमंस होते हैं, इन सबको डिकम्पोज करके वो हमारी सॉइल में फर्टिलाइजर की तरह मेन्योर बना देता है, ब्रेक डाउन कर देता है सब्सटेंस का, और वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करती है। अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी चीज कहीं पड़ी है वो हमेशा वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने वाला कुछ है ही नहीं। अगर कोई चूहा मर गया, चूहा बिल्ली कुछ भी मर गया रास्ते में, तो वो हमेशा वहीं रहेगा, उसको कभी कोई नहीं हटाएगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन्योर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिससे हमारी एनवायरनमेंट क्लीन होती है। Next point, some microorganisms reside in the root nodules of legumes such as peas, beans, and lentils. They trap nitrogen from the air and increase soil fertility. ये राइजोबियम बैक्टीरिया की बात हो रही है। राइजोबियम मैंने आपको बताया था, लेग्यूम्स जो होती हैं जैसे पीस, मटर, बीन्स और लेंटल्स, लेंटल्स होती हैं दाल, इनकी जड़ों के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बना के उसके अंदर रहता है और एयर से नाइट्रोजन ट्रैप करके हमारे प्लांट को दे देता है, जिससे प्लांट जो होता है बहुत ही हेल्दी ग्रो करता है। नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी होती है प्लांट की, वो उसको पूरा कर देता है विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर। और वो उसके बदले में क्या लेता है, प्लांट से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है अपना। ये क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। याद रखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है राइजोबियम और प्लांट के बीच में। सिम्बायोटिक हम उसको कहते हैं जब दोनों लोग हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे राइजोबियम बेनिफिट कर रहा है प्लांट से, वो उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, वाइल जो प्लांट है वो राइजोबियम से बेनिफिट ले रहा है, क्योंकि वो राइजोबियम एयर से नाइट्रोजन ट्रैप करके हमारे प्लांट्स को दे रहा है। इसीलिए फार्मर्स जो है वो रोटेशन में लेग्यूम्स के प्लांट उगाते हैं, ताकि उनको बिना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे नाइट्रोजन रिच सॉइल मिले नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम ईस्ट के बारे में कर रहे हैं। ईस्ट एंड फंजाई आर विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक, पेस्ट्री, इडली, डोसा एंड भटूरा। अभी मैंने आपको बताया, ईस्ट जब बॉडी प्रोसेस अपने कर रही होती है तो बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और थोड़ी से अमाउंट में वो अल्कोहल रिलीज करती है। इसीलिए मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन का काम करती है ईस्ट, तभी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। जब भी कोई सीरियल्स होते हैं, सीरियल आप समझ रहे हो ना, सीरियल वो नाटक वाले सीरियल नहीं है, सीरियल वो होते हैं जैसे गेहूं, बाजरा, ये वाले सीरियल को फर्मेंट करके अल्कोहल बना देती है। और ईस्ट और फंजाई जो होती है, ईस्ट तो सबसे ज्यादा यूज होती है केक, पेस्ट्रीज एंड इडलीज बनाने में, क्योंकि ये जो डो को फ्लफी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, इसकी वजह से केक के अंदर फ्लफी टेक्सचर आ जाता है, वो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं जो हम देखते हैं। Next is lactobacillus. It is used in formation of curd at home and fermentation process in food industry. जो lactobacillus है, मैंने आपको बताया था कर्ड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जो मिल्क शुगर होती है लैक्टोस, लैक्टोस जो मिल्क के अंदर होता है उसका उसके ऊपर ये फीड करके उसका ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन करके ये दही को फर्मेंट करता है। और वो खट्टा टेस्ट दही में इसलिए आता है क्योंकि ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोस, इस समय लैक्टोबैसिलस बहुत ही छोटे अमाउंट में लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, जिससे दही में वो खट्टापन आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब जो दूध और पनीर नहीं डाइजेस्ट कर पाते, वो दही डाइजेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज दही के अंदर लैक्टोज है ही नहीं, वो सारा लैक्टोज का ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है। और लैक्टोबैसिलस जो घर में है वो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और फर्मेंटेशन का काम, मतलब जैसे अचार बना के उनको फर्मेंट करते हैं ना, वो वाला काम वो करता है फूड इंडस्ट्री। तो मैंने आपको सारे स्नैपशॉट कर दिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे समझा दिया है, बहुत डिटेल में समझाया स्नैपशॉट मैंने, इसलिए ताकि अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी हो तो ऐसा ना हो, आपको समझ ना आए। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर शुरू। अब मैं चाहूंगी कि क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने आप दो, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम आपको दे रखा है, वेरियस कंपोनेंट दे रखे हैं सेल के, आपने इसके अंदर फिल करना है उसको अप्रोप्रिएट प्लेसेस में। पिंक वाला जो है ये ओनली इन एनिमल सेल, मतलब इनमें से क्या जो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर हो। देन कॉमन इन ऑल थ्री, ऐसी कौन सी चीजें जो ऑल थ्री के अंदर कॉमन हो। देन ओनली इन बैक्टीरिया सेल, ओनली इन प्लांट सेल। तो चलिए पढ़ते हैं, और अब आप मुझे मेरे से पहले आंसर करना। नंबर 1 है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस हमारा होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। बैक्टीरिया सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, यहाँ दे रखा है पे। न्यूक्लियोइड विल बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल, न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, क्या लिख दूं, होल्ड ऑन, लिख देते हैं। दिस इज एनिमल एंड प्लांट। मेरे को इसे लिखना नहीं आता मुझसे, समझ गए, एनिमल एंड प्लांट। क्लोरोप्लास्ट ओनली इन एनिमल, भी मैंने बताया आपको, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ओनली इन एनिमल। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सबके पास होगी। अब प्लांट सेल के पास सेल वॉल एक्स्ट्रा होगी, बट सेल मेम्ब्रेन सबके पास होगी, तो कॉमन इन ऑल थ्री। कॉमन लिख दूं, सी लिख दूं, कॉमन
साइटोप्लाज्म ऑल्सो विल बी कॉमन इन ऑल थ्री, सबके पास साइटोप्लाज्म होगा, कॉमन इन ऑल थ्री। सेल वॉल, अब बताओ सेल वॉल किसके पास होगी? बैक्टीरिया सेल के पास भी सेल वॉल होगी और प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल होगी। बैक्टीरिया एंड प्लांट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड विल बी ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। न्यूक्लियोइड वो होता है जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम देख के नहीं बता पा रहे दिस इज न्यूक्लियस, वो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखा, मुझे पता था इसको हटाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत ही इजी है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी बहन को पढ़ाया था। सेकंड क्वेश्चन। अनंदी took two test tube and marked them A and B। अनंदी ने दो टेस्ट ट्यूब ली और एक का नाम रखा A, एक का नाम रखा B। She put 2 spoonful of sugar solution in each of the test tube। उसने क्या किया, 2 spoonful of sugar solution डाला दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। And now what is sugar solution? Sugar solution is nothing else but sugar and water। चीनी पानी is called sugar। Sugar solution is क्यों हो रहा है? In test tube B, she added a spoonful of yeast। Test tube B, only in test tube B, okay, only in test tube B she added a spoonful of yeast। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। Then she attached 2 incompletely inflated balloons to the mouth of each test tube। फिर उसके बाद उसने incompletely inflated मतलब बिल्कुल जो फूले हुए बलून नहीं थे वो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे अटैच कर दिए, दोनों पे। She kept the setup in a warm place away from direct sunlight। उसने इस सेटअप को एक वार्म प्लेस पे रखा, अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, एकदम सनलाइट के पास नहीं रखा। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट, what do you predict will happen after 3 or 4 days? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated। What can be the possible explanation for this? आपको क्या लगता है 3 से 4 दिन बाद क्या होगा? उसने देखा जो टेस्ट ट्यूब बी का बलून था वो फूल चुका था। अब आप अपनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब मैंने आपको ये बताया, अभी समझाया मैंने आपको कि जो ईस्ट होती है जब वो अपना बॉडी प्रोसेस कर रही होती है, शुगर का ब्रेक डाउन कर रही होती है, उस समय वो बहुत सारी गैसेस रिलीज करती है जिसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने शुगर वाटर ना दिया होता, वार्म प्लेस पे ना रखा होता तो क्या ये होता? नहीं होता, क्योंकि हमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक डिजायर ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिसपे वो ग्रो कर पाते हैं। ईस्ट को गर्म प्लेस पसंद थी, इसलिए वार्म अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट रखा था और शुगर सोल्यूशन भी डाला था। जो ईस्ट है वो शुगर पे फीड करती है, शुगर पे फीड करके बहुत सारी गैसेस रिलीज करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे ये जो है बलून भी है वो फूल गया है। अब आप समझ गए? अब ए पार्ट, अच्छा दिस वाज टिक द करेक्ट आंसर्स। ओके एनीवेज, मैंने आपको समझा दिया। अब आप मेरे को टिक करके बताओ कौन सा आंसर सही है। पार्ट ए करते हैं। वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद वाटर वेपर्स। क्या जो वाटर था वो इवेपोरेट हुआ टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जिसने बलून को फिल कर दिया? अब आप मुझे खुद बताओ पहली बात, क्योंकि हमने दोनों के अंदर शुगर सोल्यूशन डाला था, दोनों के अंदर पानी था, तो अगर ऐसा होना भी होता, ऐसा ऐसा तो हुआ ही नहीं है, अगर ऐसा होना भी होता तो क्या टेस्ट ट्यूब ए वाला बलून फूलता? नहीं, टेस्ट ट्यूब ए वाला बलून भी फूलता। तो खाली टेस्ट ट्यूब बी क्यों फूला? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वैसे ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ऐसा कभी पानी से बलून फूलेगा थोड़ी, वो नीचे आएगा, पानी की वेट से वो नीचे आ जाएगा, फूलेगा कैसे? इतना पानी कैसे रिलीज होगा टेस्ट ट्यूब से? 2 चम्मच तुमने पानी डाला। अब बी है, द वार्म एटमोस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। जो वार्म एटमोस्फेयर, हमने गर्म एटमोस्फेयर दिया, उसकी वजह से एयर एक्सपैंड हुई इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विच इन्फ्लेटेड द बलून। अगर एयर एक्सपैंड होएगी मतलब एयर बढ़ेगी तो क्या टेस्ट ट्यूब नहीं टूट जाएगी? आप सोचो, इतनी एयर बढ़ रही है कि बलून फूल रहा है, एक समय एयर बढ़ेगी बढ़ेगी और टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और मानो इतनी एयर एक्सपैंड नहीं हुई कि टेस्ट ट्यूब टूटे, सिर्फ बलून फूलने तक एक्सपैंड हुई, तो ऐसा कभी होता है कि गर्म आप पानी को बाहर रख दो तो पानी और ज्यादा फूल जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। सी, ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। ईस्ट ने गैस प्रोड्यूस की जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बी का बलून फूल गया, तो दिस इज द राइट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं फिर भी। शुगर रिएक्टेड विद वार्म वाटर विच प्रोड्यूस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बलून। जो शुगर है वो एयर के साथ रिएक्ट करी जिसने गैस प्रोड्यूस की जिसकी वजह से बलून फूल गया। तभी आप नींबू पानी बनाओ चीनी वाला, मेरे को नमक वाला पसंद है, जस्ट माय प्रेफरेंस। अगर आपको चीनी वाला ज्यादा, बस चीनी वाला भी अच्छा होता है, बनाओ उसको रख दो। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो रिएक्ट कर जाए गैस के साथ और वो बलून फुला दे, इतनी गैस रिएक्ट कर जाए? पता, ये तो मतलब कॉमन सेंस है, इसीलिए साइंस पढ़ते हैं मजा आता है, कई चीजें कॉमन होती हैं फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं लगाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसी का सेकंड पार्ट है। थोड़ा सेकंड पार्ट।
She took another test tube, 1/4, fill it with lime water. उसने एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसको 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा उसका लाइम वाटर से फिल किया. ना, व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज नथिंग बट चूने का पानी. ठीक है. अब उसने एक टेस्ट ट्यूब और ली जिसके अंदर 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा चूने का पानी डाला. शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी इन सच अ मैनर दैट गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप. उसने जो टेस्ट ट्यूब बी है जो ईस्ट की वजह से फूल गई थी उसका बलून निकाला इन सच अ वे कि ताकि बलून के अंदर जो भी ईस्ट वाली गैस है वो बाहर ना निकले. वो बलून फूला का फूला ही रहे. और शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर एंड शुक इट वेल. उसने इस टेस्ट ट्यूब को नई टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर है उसके ऊपर लगा दिया और उसको शेक किया टेस्ट ट्यूब को. वट डू यू थिंक शी वॉन्टेड टू फाइंड आउट? आपको क्या लगता है वो क्या जानना चाहती थी? अब जो है हमारा चूने का पानी, जैसे ही आप थोड़ा सा चूना लो उसको पानी के अंदर डालो तो क्या करेगा, वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है. रिएक्ट करने के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बहुत ज्यादा बबल्स बनाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. आप कभी भी देखना, जब आप चूने को पानी के अंदर डालोगे तो वो बहुत सारे बबल्स बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जिससे बलून और फूल जाएगा टेस्ट ट्यूब करेगा. तो समझे आप क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो चूने का पानी है वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा जिससे बलून और फूल जाएगा. समझ गए? चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए. Third question. A farmer was planting wheat crop in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get good yields of the crop. एक farmer जो है वो गेहूं की खेती कर रहा था. उसने नाइट्रोजन रिच मतलब नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर डाला सॉइल के अंदर ताकि सॉइल की गुड प्रोडक्शन हो. सॉइल जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है. अगर सॉइल की में नाइट्रोजन डिफिशियंसी हो तो हमें फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है. तो एक फार्मर ने ये किया. इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन्स क्रॉप. जो उसके नेबर में फार्मर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीन्स उगाई. एंड बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स. कैन यू थिंक ऑफ द रीजन? उन्होंने जो नेबरिंग फार्मर थे उन्होंने बीन्स की क्रॉप उगाई, नॉट बीन्स, बीन्स की क्रॉप उगाई. एंड शी प्रेफर नॉट टू ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर. उन्होंने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ना डालने का सोचा. ऐसा क्यों हुआ? फिर भी उनकी हेल्दी क्रॉप्स ऐसा क्यों हुआ? अभी मैंने आपको बताया था जो लेग्यूम्स होते हैं जैसे बीज पीज एंड लेंटल्स मतलब दाल, इनके रूट्स के अंदर राइजोबियम रहते हैं जो नोड्यूल्स बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल को दे देते हैं. तो अगर उन्होंने बीन्स उगाई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेक्स्ट फसल है उसके लिए ऑलरेडी नाइट्रोजन रिच सॉइल मिलेगी. इसीलिए उन्होंने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया. ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये हमेशा होता है. रोटेशन में क्रॉप्स उगाते हैं प्लांट फार्मर्स ताकि नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में भरपूर है और हमें फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत ना पड़े. फोर्थ क्वेश्चन. स्नेहल डग टू पिट. स्नेहल ने दो गड्ढे खोदे ए एंड बी इन हर गार्डन. इन पिट ए शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील एंड मिक्स्ड इट विद ड्राई लीव्स. पिट ए के अंदर उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल पील्स डाली और उनको सूखे पत्तों के साथ अच्छे से मिक्स किया. इन पिट बी शी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राई लीव्स. बी पिट के अंदर उन्होंने बिना ड्राई लीव्स मिक्स करे सेम वेस्ट को मिक्स किया, ड्राई लीव्स नहीं डाली. शी कवर्ड बोथ द पिट with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? उसने दोनों पिट्स को मिट्टी से ढक दिया और 3 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व किया. वो क्या टेस्ट करना चाहती थी? देखो मैंने आपको बताया है जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्नेहल ने पिट ए के अंदर एक परफेक्ट टेम्परेचर प्रोवाइड किया है क्योंकि वहाँ पे डाले हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स और उसको ड्राई लीव्स के साथ मिक्स किया है, ना ही ज़्यादा मॉइस्ट ना ही ज़्यादा सूखा. तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छे से होगा. पिट बी में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पिट बी के अंदर सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स हैं जिनको ड्राई लीव्स के साथ मिक्स नहीं किया गया है. तो वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है. शुरुआत में तो डिकम्पोजिशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से होगा, बट धीरे धीरे वो जो सब्जियों के छिलके हैं और फ्रूट के छिलके हैं वो सड़ने लगेंगे जिससे वहाँ पे स्लाइमी टेक्सचर बन जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बहुत बुरी स्मेल प्रोड्यूस होगी, बहुत फाउल स्मेल, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिकली डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे विदाउट ऑक्सीजन. इसी वजह से वहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस लेट होगा और ए में जल्दी. फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. नंबर 1. आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट इनसाइड योर गट. मैं जो बता रहा है कि मैं हर एनवायरमेंट में रह सकता हूँ और आपकी गट्स के अंदर भी रहता हूँ. तो व्हाट इज दिस? दिस इज बैक्टीरिया. Bacteria is present in every kind of environment and also inside of our gut. So इसका आंसर होगा बैक्टीरिया. नंबर 2 है I make breads and cakes soft and fluffy. Breads and cakes सुनते ही आपको क्या आना चाहिए दिमाग में? Bread and cake को soft and fluffy क्या बनाता है? Yeast. Number 3, I live in the roots of pulses and crops and provide them nutrients for their growth.
मैं पल्सेस की रूट्स में रहता हूँ और उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता हूँ उनकी ग्रोथ के लिए ना। व्हाट इज दिस? रूट्स में क्या रहता है? राइजोबियम। दिस इज राइजोबियम। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Devise an experiment to test that microorganisms need optimal temperature, air and moisture for their growth. ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाओ जिससे पता लगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। आप इसमें मेन्योर फॉर्मेशन भी बता सकते हो कि मेन्योर बनाते हुए आप सोचो एक डब्बे में आप फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके लो और उनको फ्रिज में रख दो, थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको फ्रिज में रख दो या फिर कोई भी ठंडी जगह पे रख दो। और एक लो आप उसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल के छिलके डालो और उनको गर्म जगह पे रख दो। तो देखना किसमें मेन्योर बनेगा? उसी में मेन्योर बनेगा जो गर्म टेम्परेचर पे रहेगा, क्योंकि आपने उसको मॉइस्चर वगैरह तो दे दिया ना जिसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखा, फिर क्यों नहीं बना वो? क्योंकि उसको आपने वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फ्रिज वाले में मेन्योर नहीं बनेगा। आप ये भी दे सकते हो या फिर आप ईस्ट का एग्जांपल दे सकते हो। आप ईस्ट को शुगर सोल्यूशन में डालो और एक को फ्रिज में रख दो और एक ईस्ट को रखो गर्म टेम्परेचर पर। तो जो फ्रिज वाली है वो ईस्ट नहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। डो बना के रख दो चाहे आप चाहो तो। और जो, या फिर आप टेस्ट ट्यूब वाला भी कर सकते हो बलून लगा के। ये दोनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ईस्ट वाला या तो डो बना लो या तो टेस्ट ट्यूब लगा के रख लो। जो फ्रिज के अंदर रखोगे इसमें कुछ नहीं होगा। जो गर्म टेम्परेचर पे रखोगे, अगर कि आपने डो वाला किया है तो डो फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगा, बबल्स बन जाएंगे डो के अंदर। या फिर टेस्ट ट्यूब वाला किया है तो बलून फूल जाएगा, क्योंकि उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर सब कुछ चाहिए होता है। एक आप एक्सपेरिमेंट और लैक्टोबैसिलस वाला भी कर सकते हो कि दही को आप गर्म जगह पे जमाने के लिए रख दो। ये एक दही को आप फ्रिज में रख दो तो जो जो आपने लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर डाला था, मतलब थोड़ी सी दही इनोकुलम आपने दूध के अंदर डाला था, जो आपने ठंडी जगह पे रखा वो दही नहीं बनेगा। बट जो आपने गर्म जगह पे रखा गर्म दूध लेके, वो दही बन जाएगा, क्योंकि अगेन ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से तीनों में से आप कोई भी एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब सेवेंथ कर रहे हैं हम। टेक टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, दो ब्रेड के स्लाइस लो। प्लेस वन स्लाइस इन द प्लेट नियर द सिंक, एक स्लाइस को सिंक के नियर रख दो एक प्लेट में। प्लेस द अनदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, दूसरे को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो। कंपेयर आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद उनको कंपेयर करो। नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? हमने दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए, एक को हमने सिंक के बगल में प्लेट पे रख दिया। सिंक के बाहर जो सिंक के पास जो टेम्परेचर है वो गर्म है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो गर्म टेम्परेचर है। और सिंक के पास मॉइस्चर भी है, तो हमने ऑप्टिमल टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया, एयर मॉइस्चर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो क्या होगा? जो ब्रेड है वो सड़ जाएगी, मोल्ड हो जाएगा, मोल्ड ग्रो करेगा। बट जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है उसको हमने ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया, इसीलिए वो वहां पे मोल्ड नहीं बनेगी और वो ब्रेड जल्दी खराब नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं जो फ्रिज में खाना रखा है वो लेट खराब होता है और जो बाहर रखा है वो जल्दी खराब हो जाता है। बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर एंड एयर मॉइस्चर दैट दे प्रेफर फॉर देयर ग्रोथ। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश्ड। A student observed that when curd is left out for days, it becomes more sour. What can be two possible explanation for this observation? एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब दही को हम बाहर रख देते हैं तो वो और खट्टी होती जाती है दिन ब दिन। क्या इसका पॉसिबल ऑब्जर्वेशन होगी? मैंने बताया दही के अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो अपनी जब शुगर का, मिल्क शुगर का ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं जो होती है लैक्टोज, उसके साथ वो रिलीज करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए दही खट्टी होती है। जब बहुत दिन के लिए लैक्टोबैसिलस आप उसमें ग्रो करने दोगे, क्योंकि लैक्टोबैसिलस तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे जा रहा है, रिप्रोड्यूस करे जा रहा है और डिवाइड करे जा रहा है। तो जैसे ही वो मिल्क शुगर का ब्रेक डाउन कर रहा है और उसके साथ साथ वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से दही दिन ब दिन खट्टी होती जा रही है। समझ गए? आपने ऑब्जर्वेशन लिख ली। नाउ वी आर डूइंग नाइन्थ क्वेश्चन। ऑब्जर्व द सेटअप इन फिगर 2.15 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम सेटअप देख लेते हैं। ओके, अब इसका पहला पार्ट है। ये सेटअप हमने पहले सेटअप देख लेते हैं। एक बीकर के अंदर वार्म शुगर सोल्यूशन डाला है, मतलब थोड़ा सा गुनगुना चीनी का पानी और ईस्ट डाला है। बी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर डाला है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट एंड सेटअप 2.15। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए? फ्लास्क ए के अंदर शुगर सोल्यूशन का क्या होगा? ईस्ट उसका ब्रेक डाउन कर देगी, शुगर सोल्यूशन का ब्रेक डाउन करके ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, क्योंकि ईस्ट फीड्स ऑन शुगर। अब नाइन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 hours? व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कुछ घंटों बाद क्या होगा और आपको क्यों लग रहा है ऐसा क्यों हुआ?
जो टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर है चूने का पानी मतलब लाइम वाटर। लाइम वाटर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बट 4 आवर्स के बाद चेक किया गया है तो चूने का पानी कोई जिंदा चीज तो नहीं है ना, चूने का पानी कुछ देर तक ही वो रिएक्ट करेगा, फ्यू मिनट्स तक ही, वो 4-5 घंटों तक रिएक्ट नहीं कर सकता। 4-5 घंटों तक उसमें कुछ नहीं होगा, 4-5 घंटों के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, चूने का पानी कंप्लीटली शांत होगा, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर चुका होगा। समझ गए? थर्ड है इसका लास्ट पार्ट, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश्ड गाइस। व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड टू फ्लास्क ए? अगर फ्लास्क ए के अंदर हम ईस्ट नहीं डालते तो क्या होता? ईस्ट नहीं डालते तो वार्म शुगर सोल्यूशन जो है वो वैसे ही पड़ा रह जाता और शुगर का ब्रेकडाउन नहीं होता, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती। सिंपल। ये क्वेश्चन हम 50 बार कर चुके हैं, मैंने आपको 50 बार समझा दिया, तो मेरे को लगता है अब आपको सब कुछ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा आज मैंने आपको जैसे पढ़ाया, जैसे डिटेल में समझाया, अगर आपको समझ आया हो तो बी श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, मैं जल्दी से थर्ड चैप्टर भी बना दूंगी, मे बी आज ही मैं शूट कर लूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बी श्योर गिव इट अ लाइक, एंड मेरे सारे इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो बी श्योर यू गो अहेड, एंड आई एम सृष्टि, signing off, see you next time with the third chapter. Bye bye.